Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 25 June 2020 and this is Nursing MCQs video number 7. This class is especially prepared for upcoming AIMS NORCET exam, SNO exam, UP UMS exam. Let's begin today's MCQ session. Our first question is the nurse is assisting in the assessment of a patient admitted with abdominal pain. Why should the nurse ask about medication that client is taking? आप किसी ऐसे पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं जिसे एब्डोमिनल पेन है। असेसमेंट के दौरान एज अ नर्स आप उससे वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है इसके बारे में क्यों पूछते हैं। किसी पेशेंट में एब्डोमिनल पेन है तो आप उससे वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है ये क्यों पूछते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इंटरेक्शन बिटवीन मेडिकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। किन्हीं दो मेडिसिन्स के बीच में कोई इंटरेक्शन या रिएक्शन तो नहीं हो रही, इस चीज को पता करने के लिए। ऑप्शन बी, वेरियस मेडिकेशन टेकन बाय माउथ कैन अफेक्ट एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ज्यादातर जो ओरल रूट से मेडिसिन ली जाती हैं वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए। ऑप्शन सी, this will provide an opportunity to educate the patient regarding the medication use। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस समय आप पेशेंट को किस तरह से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, उन्हें लेना है, इस बारे में बता सकते हैं। ऑप्शन डी, द टाइप ऑफ medications might be attributable to an abdominal pathology not already identified। इनमें से कोई ऐसी मेडिसिन हो सकती है जिसकी वजह से क्लाइंट के एब्डोमेन एरिया में कोई डिजीज डेवलप हो रहा हो लेकिन उसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। किस कारण से आप एब्डोमिनल पेन होने पर क्लाइंट कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यस एग्जैक्टली। देखिएगा, ज्यादातर जो ओरल रूट से ली जाने वाली मेडिसिन्स हैं वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट को प्रभावित कर सकती हैं। यानी कि मेडिसिन्स आपके स्टमक में जाने के बाद स्टमक की जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है, जीआई म्यूकोसा है, उसे इरिटेट कर सकती हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस वजह से सबसे पहले पूछते हैं कि आप कोई दवाएं तो नहीं ले रहे हैं। वहां पर सबसे बड़ा कारण होता है कि ज्यादातर जो ओरल रूट से दी जाने वाली मेडिसिन हैं वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे क्लाइंट को एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। दिस इज द प्राइमरी एंड फर्स्ट रीजन। उसके अलावा बाकी चीजें हो सकती हैं लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन बी सही माना जाएगा। हम यहाँ पर कौन सी मेडिसिन क्लाइंट ले रहा है, उनके आपस में कोई रिएक्शन या इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, इस चीज को पता करने के उद्देश्य से ये क्वेश्चन हम नहीं पूछते हैं। ऑप्शन सी, दिस मेडिसिन दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट द पेशेंट, ऐसा सही नहीं है। पेशेंट को कैसे मेडिसिन यूज करना है ये इस समय सिखाना सही नहीं है। पहले हमें असेसमेंट करना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा, उसके बाद हमें हमारा जो मेन डायग्नोसिस है उसे आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट करना होगा, फिर हम क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ गलत माना जाएगा। ऑप्शन डी के अंदर द टाइप ऑफ मेडिकेशन माइट बी एट्रीब्यूटेबल टू एन एब्डोमिनल पैथोलॉजी नॉट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, ये ऑप्शन भी गलत है। क्लाइंट के अंदर मेडिसिन के कारण एब्डोमिनल पैथोलॉजी डेवलप हो रही होगी, इस वजह से हम ये चीज नहीं पूछते हैं। हमारा प्राइमरी पर्पस होता है कि ऐसी कोई मेडिसिन क्लाइंट ले तो नहीं रहा जिससे उसे जीआई म्यूकोसा में इरिटेशन हो रहा हो। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेट दर्द होने पर पेशेंट से ये पूछेंगे कि आप कोई दवाएं तो नहीं ले रहे हैं।
Next question is, in eye donation, which part of donor's eye is utilized? अगर किसी क्लाइंट ने डेथ के बाद अपनी आई डोनेट करने का निश्चय लिया है, तो हम आई डोनेशन के लिए आई का कौन सा पार्ट निकालते हैं? आइरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं आई से, जिससे थोड़ा आई की एनाटॉमी को भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी आई का एक रफ डायग्राम मान लीजिए इस तरह से। यहाँ पर अ, ये वाला जो हिस्सा है पीछे वाला, इसे हम रेटिना का नाम देते हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इसे रेटिना कहा जाता है। दिस इज द रेटिना एरिया। और यहाँ पर देखिएगा, ये गोल जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लेंस कहते हैं। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, फ्रंट वाला पोर्शन, इसे हम कॉर्निया का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। यहाँ पर लेंस जिस स्ट्रक्चर पर होल्ड की जाती हैं, इस स्ट्रक्चर को हम आइरिस का नाम देते हैं। ये हमारी आई का एक कलर्ड पार्ट होता है, जो कि अलग-अलग ह्यूमन्स के अंदर अलग-अलग होता है। जैसे किसी में ब्लैक हो गया, किसी में ब्राउन हो गया, किसी में ब्लू हो गया। इस तरह से ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फाइनली ये हमारी आई की रफ एनाटॉमी वाला पार्ट है। अब इनमें से आप सेलेक्ट करें कि आई डोनेशन के समय आई का कौन-सा पार्ट यहाँ से डोनेट किया जाता है। आइरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना। Yes, exactly. The right answer is ऑप्शन सी, कॉर्निया। हमारी आईज का ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, जिसे मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हिस्सा जो है कॉर्निया के रूप में जाना जाता है, कॉर्निया कहलाता है। जब भी किसी क्लाइंट की आई डोनेशन की जाती है, तो हम आई का ये कॉर्निया वाला हिस्सा रिमूव करके डोनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the language of 24 months old? एक 2 साल का बच्चा इनमें से किस प्रकार की लैंग्वेज को बोल सकता है? ऑप्शन ए, डज नॉट अंडरस्टैंड यस एंड नो। ये बच्चा यस और नो को नहीं समझ पाता। अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड के मीनिंग को समझ पाता है। एबल टू वर्बलाइज नीड, ये अपनी आवश्यकताओं को बोलकर बता सकता है। कंटिन्यूअसली आस्क व्हाई टू मोस्ट टॉपिक्स, ज़्यादातर ये बच्चे इस उम्र पर सभी टॉपिक्स में व्हाई क्वेश्चन करते हैं, क्यों के बारे में जानना चाहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 2 साल का बच्चा, 24 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि उसे अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वहां तक जाकर चलकर पहुंच सकता है और अपनी जो भी आवश्यकता है उसे बोलकर बता सकता है। यानी वो वर्बलाइज कर सकता है, वर्ड्स को बोल सकता है। जैसे उसे बिस्किट्स खाने हैं तो वो सिंपल बोलेगा बिस्किट्स, उसे फ्रूट्स खाने हैं तो सिंपली कहेगा फ्रूट्स। इस तरह से वो अपनी आवश्यकताओं को बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, patient with increased ICP are receiving injection mannitol. The nurse understanding about the reason for administering this drug is, अगर किसी क्लाइंट के अंदर ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उस पेशेंट को मैनिटोल नाम की ड्रग देते हैं। इस ड्रग के द्वारा कैसे ICP को डिक्रीज किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या ये ड्रग सीएसएफ के सिक्रीशन को कम कर देती है? क्या ये यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है? क्या ये ऑस्मोसिस के द्वारा फ्लूइड को शिफ्ट करती है, जिससे आईसीपी कम हो जाता है?
या फिर डिफ्यूजन के द्वारा फ्लूइड को शिफ्ट करती है जिससे आईसीपी कम हो जाता है। मैनिटॉल जो ड्रग है ये एक ऑस्मोटिक डाइयूरेटिक ड्रग है। नोट कर लीजिएगा, इट इज अ ऑस्मोटिक डाइयूरेटिक ड्रग। ये एक ऑस्मोटिक डाइयूरेटिक ड्रग है। जब हम आईसीपी बढ़ने पर इस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो ये ड्रग ऑस्मोसिस के द्वारा हमारे ब्रेन में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड को, सीएसएफ को, इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड वेसल्स के अंदर शिफ्ट करवा देती है, जिसकी वजह से जो आईसीपी है वो कम हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, मैनिटॉल हमारी सेरिब्रल एडिमा को कम करके आईसीपी को डिक्रीज करने का काम करती है। जब ये मेडिसिन क्लाइंट को दी जाती है तो इसके द्वारा ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड ब्रेन में मौजूद है उसे शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर आईसीपी डिक्रीज हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है तो आप क्या बताएंगे? यस, 5 to 15 is the normal इंट्राक्रेनियल प्रेशर। 5 से 15 mm और एचजी नॉर्मल आईसीपी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इज। बचपन में इलनेस का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? माल न्यूट्रिशन, एक्सीडेंट, इन्फेक्शन या फिर इन्फेस्टेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। छोटे बच्चों में माल न्यूट्रिशन मेजर कॉज माना जाता है इलनेस का या डिजीज कंडीशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग प्रोसीजर रिक्वायर्स नर्स टू वियर ग्लव्स। इनमें से किस नर्सिंग प्रोसीजर को करते समय हमें एज अ नर्स ग्लव्स पहनने चाहिए? ऑप्शन ए बैक मसाज, ऑप्शन बी हेयर केयर, ऑप्शन सी ओरल हाइजीन, ऑप्शन डी ये सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओरल हाइजीन प्रोवाइड करते समय हमें डेफिनेटली ग्लव्स पहनने चाहिए ताकि क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीवियर एस्फाइक्सिया इज इंडिकेट एन अबगार स्कोर ऑफ। किसी न्यूबॉर्न बेबी में कितना अबगार स्कोर आने पर आप ये मानेंगे कि बच्चा सीवियर एस्फाइक्सिया की कंडीशन में है, यानी बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है और अब इसे रिसस्टिटेट करने की आवश्यकता है? 7 to 9, 3 to 5, 0 to 3, 5 to 7? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 0 to 3। अगर किसी बच्चे को जन्म के समय किए गए अबगार स्कोर में 0 से 3 तक स्कोर मिलता है तो इसका मतलब है ये बच्चा सीवियरली डिप्रेशन की कंडीशन में है, इसे रिसस्टिटेट करने की आवश्यकता है। अबगार स्कोर वर्जीनिया अबगार द्वारा दिया गया था, जो कि न्यूबॉर्न बेबी की एक्चुअल कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अबगार स्कोर को जन्म के बाद 1 मिनट और 5 मिनट की उम्र पर परफॉर्म किया जाता है। जब हम 1 मिनट जन्म के 1 मिनट बाद अबगार स्कोर परफॉर्म करते हैं तो इस अबगार स्कोर के बिहाव पर हम ये चीज पता कर पाते हैं कि जन्म के समय यानी बर्थ कैनाल से पास होते समय बच्चे ने अपनी बर्थिंग प्रोसेस को अच्छे से टॉलरेट कर रहा है या नहीं, इस चीज का हमें आइडिया मिलता है। और जब 5 मिनट पर अबगार स्कोर परफॉर्म किया जाता है तो उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा अब इस आउटर वर्ल्ड में वुम से बाहर
सरवाइव कर पाएगा या नहीं। अवगार स्कोरिंग की बात की जाए तो अवगार स्कोरिंग करते समय मिनिमम स्कोर 0 और मैक्सिमम 10 हो सकता है। अगर किसी बच्चे में जन्म के समय अवगार स्कोर 7 से 10 आता है, तो इसे नॉर्मल माना जाता है और 4 से 6 के बीच में आता है, तो इसे माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन माना जाता है। इसमें कुछ विशेष इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर स्कोर 0 से 3 के बीच में आता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा सीवियरली डिप्रेशन में है और इसे तुरंत रिसस्टिटेट करने की आवश्यकता है। ये पॉइंट्स यहाँ से सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं अवगार स्कोर में किस प्रकार से स्कोर का डिटर्मिनेशन किया जाता है। अवगार स्कोर करते समय कैलकुलेट करते समय हम टोटल 5 पैरामीटर्स का असेसमेंट करते हैं, जो कि हैं स्किन कलर, पल्स रेट, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी जिसे ग्रीमेंस भी कह सकते हैं, फिर आता है मसल टोन और फाइनली रेस्पिरेटरी एफर्ट। सबसे पहले हम स्किन कलर की बात करेंगे। स्किन कलर का मतलब होता है बेसिकली बच्चा दिखने में कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। अगर बच्चा जन्म के समय पूरी तरह से नीला हो या फिर उसकी बॉडी डिस्कलर दिखाई दे पूरी तरह से, तो हम उसे 0 स्कोर देते हैं, 0 मार्क्स देते हैं। अगर जन्म के तुरंत बाद बच्चे के जो हाथ-पाँव हैं यानी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वो नीले हों और बाकी बीच की बॉडी पिंक हो, तो इस कंडीशन को एक्रोसाइनोसिस कहा जाता है और इस सिचुएशन में हम 1 मार्क्स देते हैं। अब मान लीजिए बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है, उसमें किसी भी प्रकार का साइनोसिस नहीं है, यानी कि हाथ-पाँव नीले नहीं हैं, पूरी बॉडी पिंक है, तो इस सिचुएशन में हम मैक्सिमम स्कोर देते हैं जो कि 2 होता है। तो इसका मतलब है बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है, यहाँ पर मॉडरेट डिप्रेशन है और यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। सेकंड पैरामीटर चेक किया जाता है पल्स रेट का। अगर पल्स रेट एब्सेंट है तो आप 0 स्कोर देंगे। 100 बीट्स पर मिनट से कम है तो 1 स्कोर दिया जाएगा और अगर 100 बीट्स हैं या 100 से ज़्यादा पर मिनट है बीट्स, तो आप यहाँ पर 2 स्कोर देंगे। थर्ड चीज़ हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सेस जिसे ग्रीमेंस भी कहा जाता है। अगर बच्चे को स्टिमुलेट करने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप 0 स्कोर देंगे। अगर स्टिमुलेशन पर हल्का-फुल्का रिफ्लेक्स मौजूद है तो 1 स्कोर देंगे और बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोने लगता है स्टिमुलेट करने पर, तो इसका मतलब है कि गुड ग्रीमेंस प्रेज़ेंट यानी अच्छा रिफ्लेक्स प्रेज़ेंट है, तो फिर हम इसे पूरे मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स देंगे। अब बात करेंगे मसल टोन की कि बच्चे अपने हाथ-पैर को मूवमेंट करा पा रहा है या नहीं, इस चीज़ को चेक किया जाएगा। अगर बच्चे में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है, तो 0 स्कोर दिया जाएगा। अगर बच्चे में कुछ फ्लेक्शन मौजूद है, यानी बच्चा अपने हाथ और पैरों को थोड़ा बहुत फ़ोल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर 1 स्कोर दिया जाएगा। बच्चा अपने पूरे बॉडी में मूवमेंट कर रहा है, अपने हाथ-पैरों को लगातार फ़ोल्ड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, तो इस सिचुएशन में 2 मार्क्स दिए जाएँगे। बेसिकली मसल टोन को चेक करके हम बच्चे की एक्टिविटी को चेक करते हैं। रेस्पिरेटरी इफेक्ट चेक किया जाएगा। इसमें बेसिकली बच्चा किस प्रकार से रेस्पिरेशन कर रहा है, इसको चेक किया जाता है। जन्म के बाद अगर बच्चे में रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो 0 मार्क्स देंगे। वीक, इर्रेगुलर या गैस्पिंग में है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा और बच्चा ज़ोर से रो रहा है, स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेशन है तो वहाँ पर 2 मार्क्स दिए जाएँगे। तो इस तरह से ये पाँचों कंपोनेंट्स चेक करने पर अगर आप 2 मार्क्स देते हैं तो मैक्सिमम 10 स्कोर मिलेगा और 0 मार्क्स अगर है अ, तो फिर 0 स्कोर होगा। तो टोटल 0 से लेकर 10 तक यहाँ पर स्कोर दिए जा सकते हैं। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a mother asking the doubt about suspecting strabismus in her 2 years old child. What would be correct response by the nurse? एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर आपके पास आती है और वो कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि इसके 2 साल के बच्चे में स्ट्रैबिस्मस कंडीशन है। आप एज़ अ नर्स जब इस बच्चे का असेसमेंट करते हैं, तो कौन-सी फाइंडिंग के मिलने पर ये मानेंगे कि
इस बच्चे को स्ट्रैबिस्मस कंडीशन वाकई में है। ऑप्शंस आर चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन हियरिंग, बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही हो तो। ऑप्शन बी द चाइल्ड कंसिस्टेंटली टिल्ट्स द हेड टू सी, बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लगातार अपने सर को झुकाता रहता है। ऑप्शन सी चाइल्ड कंसिस्टेंटली टर्न्स द हेड टू सी, बच्चा लगातार अपने गर्दन को हेड को टर्न करता है देखने के लिए। ऑप्शन डी द चाइल्ड डज नॉट रेस्पॉन्ड इवन स्पोकन टू, कुछ भी बोलने पर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर कोई बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए बार बार अपनी गर्दन को झुकाता है, हेड को टिल्ट करता है, तो आप समझ जाइएगा कि इस बच्चे को स्ट्रैबिस्मस कंडीशन है। स्ट्रैबिस्मस एक आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है, या यूं कहें कि ये एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे की दोनों आंखें अलाइन में नहीं होती, यानी कि एक समान लोकेशन पर नहीं होती। इसलिए बच्चे को जब भी कुछ देखना होता है तो उसे अपनी गर्दन को टिल्ट करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। इस तरह से बच्चा अगर किसी बच्चे को आप देखते हैं जो गर्दन को बार बार झुका झुका कर किसी चीज को देख रहा है, तो समझ लीजिएगा उसमें स्ट्रैबिस्मस कंडीशन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मैनेजिंग hemothorax, ICD is inserted in the patient, continuous bubbling in the water seal indicate। किसी पेशेंट को यदि हीमोथोरैक्स कंडीशन हो जाए, यानी कि उसके लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में ब्लड इकट्ठा हो जाए, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमने उस पेशेंट में इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब यानी आईसीडी ट्यूब लगाई है। अब इस आईसीडी ट्यूब के सिस्टम में वाटर सील चैम्बर में लगातार बबलिंग हो रही है, कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है, लगातार बुलबुले उठ रहे हैं। तो ये किस फाइंडिंग को बताती है? It is a normal finding, indicate air leakage, time to remove ICD, fully expanded chest। इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब में लगातार बबलिंग का होना क्या बताता है? वाटर सील में लगातार अगर बुलबुले बनते हैं, बबलिंग होती है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं कहीं एयर लीकेज हो चुका है, कहीं ना कहीं पर एयर लीकेज है, प्रॉपरली सिस्टम काम नहीं कर रहा है। लगातार बबलिंग होने का ये मीनिंग होता है। ये क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पल्स assessed from the neck to the side of windpipe is called as। हम जब किसी पेशेंट की नेक वाले एरिया में, गर्दन वाले हिस्से में विंड पाइप यानी ट्रैकिया के पास से पल्स रेट का असेसमेंट करते हैं, तो ये कौन सी पल्स कहलाती है? ब्रेकियल, कैरोटिड, नकल या फिर पॉप्लिटियल? द राइट आंसर इज इट इज कॉल्ड कैरोटिड पल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आइए पल्स टेकिंग साइट्स के बारे में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी पेशेंट के हेड वाले हिस्से में टेम्पोरल एरिया से ली जाने वाली पल्स के बारे में। इसे टेम्पोरल पल्स के रूप में जानते हैं, जो कि कनपटी वाले हिस्से से ली जाती है। उसके बाद गर्दन वाले हिस्से से जो पल्स हम असेस करते हैं उसे कैरोटिड पल्स का नाम देते हैं। उसके बाद हार्ट के एपेक्स पार्ट से हम एपिकल पल्स का असेसमेंट करते हैं। उसके बाद क्लाइंट के हाथ में कोनी वाले जॉइंट पर, एल्बो वाले जॉइंट पर ऑपोजिट साइड में ब्रेकियल पल्स होती है। उसके बाद हाथ में अंगूठे की तरफ रेडियल आर्टरी होती है, इसे रेडियल पल्स मिलती है, और इसके ऑपोजिट साइड में अल्नर पल्स मिलती है। क्लाइंट की जांग के अंदर शुरुआती एरिया के अंदर फीमोरल पल्स मिलती है। उसके बाद घुटने के जस्ट पीछे नी जॉइंट के जस्ट पीछे की तरफ जो
साइट होती है उसे पॉप्लिटियल पल्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद पैरों में आगे की तरफ वाले हिस्से में जो पल्स नोट की जाती है उसे डॉर्सैलिस पेडिस पल्स एरिया के नाम से जाना जाता है। और पैरों में पीछे एड़ी के हील वाले हिस्से के जस्ट ऊपर जहाँ से पल्स ली जाती है उसे पोस्टीरियर ट्यूबल पल्स एरिया के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी साइट्स हैं जहाँ से हम नॉर्मली पल्स असेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया टेम्पोरल पल्स कनपट्टी वाले एरिया में टेम्पोरल रीजन से, फिर कैरोटिड पल्स गर्दन वाले हिस्से में, एपिकल पल्स एपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट से, ब्रेकियल पल्स ये कोनी वाले हिस्से से, रेडियल पल्स रेडियल आर्टरी अंगूठे के पास, अल्नर पल्स छोटी वाली उंगली लिटिल फिंगर उसके पास से, फिमोरल पल्स थाइज वाले एरिया में ग्रोइन रीजन के पास, पॉप्लिटियल पल्स जस्ट पोस्टीरियर साइड टू द नी जॉइंट यानी घुटने के पीछे, डॉर्सैलिस पेडिस ये हमारे पैरों के पंजे में ऊपर की तरफ, और पोस्टीरियर टिबियल पल्स ये एड़ी से जस्ट ऊपर हील से जस्ट ऊपर पैर में पीछे की तरफ। ये सभी साइट्स हैं। कई बार एग्जामिनर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पल्स टेकिंग साइट का नाम देकर पूछ सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the instructions are most appropriate to be provided by the nurse to a patient undergone cataract surgery? इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिए जो कि कैटरेक्ट सर्जरी वाले पेशेंट को दिया जाना सबसे जरूरी होगा। ऑप्शन ए, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड व्हाइल स्लीपिंग। जब ये क्लाइंट सर्जरी के बाद आराम करेगा, सोएगा, स्लीपिंग करेगा, तो उस समय इसे अपने हेड को एलिवेट रखना है, ऊपर उठाकर रखना है। ऑप्शन बी, कीप द रूम एनवायरनमेंट कूल एंड ड्राई। इस पेशेंट को हमेशा अपने कमरे के वातावरण को ठंडा और सूखा रखना है। ऑप्शन सी, अवॉइड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। इसे सीढ़ियां नहीं चढ़नी है। ऑप्शन डी, टेक अ स्टूल सॉफ्टनर डेली एट नाइट। इसे हर रात को सोने से पहले स्टूल सॉफ्टनर लेना है। कौन सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा जरूरी है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद? कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। इसमें क्लाइंट का जो आई लेंस होता है उसकी ओपेसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्लाइंट देख नहीं पाता। सर्जरी द्वारा इसे हम रिमूव करके नया लेंस लगा देते हैं। ये इसका परफेक्ट मैनेजमेंट है। इंडिया के अंदर अडल्ट में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण कैटरेक्ट को ही माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद क्लाइंट को कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसके बारे में एज अ नर्स आप उसे बताएंगे, इसे जान लेते हैं। सबसे पहले, जब भी किसी क्लाइंट में कैटरेक्ट सर्जरी हो जाए तो उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप नहीं होने देना है। अगर क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन हुआ, कब्ज हुआ, वो स्टूल पास नहीं कर पा रहा है और उसने अपने स्टूल को पास करने के लिए स्ट्रेनिंग किया यानी ताकत लगाई, जोर लगाया, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उसकी जो आंख है, आई है, जहां पर सर्जरी हुई है, उसके अंदर भी प्रेशर पड़ेगा। और अगर सर्जरी के जस्ट बाद उसने आंखों में प्रेशर पड़ा तो इससे जो सर्जरी है, सर्जिकल साइड है, वो डैमेज हो सकती है, क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा याद रखें, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में क्लाइंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं डेवलप होने देना है, नहीं तो उसकी सर्जरी प्रॉब्लम में जा सकती है, क्लाइंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आफ्टर सर्जरी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्लाइंट में कॉन्स्टिपेशन ना डेवलप हो, इस चीज से बचने के लिए उसे रात को सोने से पहले हम स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं। ये चीज तब करनी है जब उसे कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहे हो। हर रात को ऐसा नहीं करना है, इसलिए हमने ऑप्शन डी को सही नहीं माना था। इसके अलावा जब क्लाइंट रात को सर्जरी के बाद आराम करेगा तो उसे हमेशा अपने बेड साइड को 30 टू 40 डिग्री एंगल पर एलिवेट रखना है। क्लाइंट का जो हेड वाला पार्ट है वो नीचे या स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसके आई ऑर्बिट्स के अंदर दबाव पड़ सकता है और इससे उसे
कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमेशा क्लाइंट को सोते समय सर्जरी के बाद अपने हेड साइड ऑफ बेड को 30 से 40 डिग्री तक एलिवेटेड रखना है। इससे आंखों में प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जब भी क्लाइंट को ऐसा लगे कि उसकी आंखों में सिक्रीशंस आ रहे हैं, तो उसे अपनी आंखों को हमेशा कॉटन वेट बॉल से स्टेराइल कॉटन से साफ करना है और जो क्लीनिंग की डायरेक्शन होनी चाहिए वो इनर से आउटर कैंथस की तरफ होनी चाहिए। ये मान लीजिए क्लाइंट की नोज है, ये क्लाइंट की आईज हैं। अब अगर इसके आंखों में किसी प्रकार की सिक्रीशन है या इरिटेशन है, तो ये हमेशा बिल्कुल साफ कॉटन से अपनी आईज को इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ इस डायरेक्शन में क्लीन करेगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा क्लाइंट को ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे उसकी आंखों में प्रेशर बढ़ जाए, जैसे कि स्नीजिंग यानी छींकना, बहुत ताकत से कफिंग करना, या फिर अपने आप को आगे की तरफ झुकाना, बेंडिंग करना, वॉमिटिंग या फिर किसी हैवी वेट को अपलिफ्ट करना। ये सभी एक्टिविटीज सर्जरी के बाद मना होती हैं। इसके अलावा क्लाइंट को डायरेक्ट सनलाइट या ब्राइट लाइट में जाने से भी मना किया जाता है। होपफुली ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अपकमिंग एग्जाम के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज immediate and spontaneous care is needed by a community health nurse in। किसी कम्युनिटी हेल्थ द्वारा स्पॉन्टेनियस और इमीडिएट केयर किस सिचुएशन में प्रोवाइड की जानी चाहिए? एपिडेमिक डिजीजेस के दौरान, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के दौरान, एक्सीडेंट्स के दौरान या फिर कम्युनल राइवरली के दौरान? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। एनवायरमेंट डिजास्टर्स आने पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स को इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस केयर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ SLE डिजीज इज। अगर किसी क्लाइंट को सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटिस कंडीशन हो जाती है, तो उसमें मोस्ट मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। आर्थ्रालजिया, बटरफ्लाई रैशेस, नेफ्राइटिस या फिर सिल्डेहम स्कोरिया? सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस यानी SLE डिजीज। इस डिजीज के कॉज की यदि बात की जाए तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि इस डिजीज से सफरिंग पर्सन की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर होती है, वो गलती से उसकी शरीर की कोशिकाओं को ही मारने लगती है, उसकी खुद की बॉडी सेल्स पर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। इस डिजीज कंडीशन के होने पर स्किन रैशेस, फैटीग, फीवर आदि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस डिजीज के होने पर पेशेंट के चेहरे पर एक तितली के आकार का निशान बन जाता है, जिसे हम बटरफ्लाई रैश के रूप में जानते हैं, जो कि इस डिजीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। क्लासिकल सिम्टम के रूप में जाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की चेहरे पर नोज ब्रिज के ऊपर इस प्रकार से तितली के आकार की संरचना पाई जाती है, तो इसे हम बटरफ्लाई रैश कहते हैं और ये SLE डिजीज के होने के बारे में बताता है। लेकिन बटरफ्लाई रैशेस का होना लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जान चली जाए ऐसा फाइंडिंग नहीं है। इस डिजीज के होने पर जो सबसे डेंजरस कंडीशन डेवलप होती है, उसे हम नेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। नेफ्राइटिस कंडीशन के अंदर किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रभावित होते हैं और इनमें इन्फ्लामेशन डेवलप होती है। इन्फ्लामेशन के कारण किडनी के अंदर धीरे धीरे स्कार फॉर्मेशन होने लगता है। अब नेफ्रॉन्स और किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती है। प्रोटीन और ब्लड
यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं और धीरे धीरे क्लाइंट में किडनी फेलियर होने लगता है और फिर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो तो क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। तो याद रखिएगा, SLE एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि अपने ही शरीर की कोशिकाओं पर इम्यून सिस्टम द्वारा गलती से अटैक किए जाने पर डेवलप होती है और इस डिजीज के कारण नेफ्राइटिस जैसी किडनी डिजीज हो सकती है जिसमें किडनी फेलियर के कारण क्लाइंट की डेथ हो जाती है। तो SLE का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगा नेफ्राइटिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which complication may be seen in burn patients? बर्न पेशेंट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है या मिल सकता है? कॉन्ट्रैक्चर, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वेरिकोज वेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्चर्स। अगर किसी पेशेंट को सेकेंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री का बर्न हुआ है तो उसके अंदर जो स्किन है वो टाइट हो जाती है जिसकी वजह से पर्टिकुलर एरिया में मूवमेंट नहीं हो पाती। यही चीज कॉन्ट्रैक्चर कहलाती है। अगर किसी पर्सन को सेकंड या थर्ड डिग्री का बर्न हुआ है तो उस जगह पर स्किन में टाइटनिंग हो जाती है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है और पर्सन चाहकर भी उस एरिया में मूवमेंट नहीं करवा पाता। ये चीज कॉन्ट्रैक्चर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल पैरानेजल साइनस प्रेजेंट इन विच बोन एक्सेप्ट। इनमें से किस बोन में पैरानेजल साइनस नहीं पाए जाते? इथेमॉइड, फ्रंटल, मैक्सिलरी, मैस्टॉइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मैस्टॉइड। मैस्टॉइड बोन के अंदर पैरानेजल साइनस नहीं पाए जाते। याद रखिएगा, टोटल 4 पैरानेजल साइनसेस होते हैं जो कि एथमोइड बोन, फ्रंटल बोन, मैक्सिलरी बोन और स्पेनॉइड बोन में पाए जाते हैं। टोटल 4 पैरानाइजल साइनसेस होते हैं जो कि एथेमॉइड, फ्रंटल, मैक्सिलरी और स्पेनॉइड बोन में पाए जाते हैं। मैस्टॉइड बोन में किसी भी प्रकार का साइनस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while shifting the patient from stretcher to bed, accidental dislodging of ICD occurred, which is the most appropriate nursing action? किसी पेशेंट में इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब लगी हुई थी। आप इस पेशेंट को स्ट्रेचर से बेड पर शिफ्ट कर रहे थे। इस शिफ्टिंग के दौरान अचानक से इस पेशेंट की इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब निकल जाती है, चेस्ट ट्यूब निकल जाती है। तो एज अ नर्स आपके द्वारा कौन सा एक्शन लिया जाएगा जो कि सबसे सही हो? आपके ऑप्शंस हैं अप्लाई प्रेशर टू एग्जिट साइट एंड सील। हम जिस जगह पर ट्यूब लगी हुई थी, ट्यूब निकल गई है, उस जगह पर प्रेशर लगाएंगे और उस एरिया को सील कर देंगे, बंद कर देंगे। ऑप्शन बी, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। हम सबसे पहले डॉक्टर को बताएंगे, बुलाएंगे। ऑप्शन सी, ट्राई टू इंसर्ट द ट्यूब। हम वापस ट्यूब को अंदर लगाने की, अंदर डालने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। Accidental removal of ICD tube. What should be the priority in this scene? Yes, option A is absolutely correct. अगर accidentally dislodging of ICD हो जाता है, ICD ट्यूब निकल जाती है, तो सबसे पहले आपको इंसर्शन साइट की ओपनिंग को प्रेशर लगाकर बंद करना है और फिर वहां पर स्ट्रिप्स वगैरह लगाकर उसके ऊपर ऑक्लूसिव ड्रेसिंग लगानी है। ऐसा करके आप उस एरिया को सील कर देंगे और फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। आपको कभी भी अपने हाथ से ट्यूब को वापस इंसर्ट करने की कोशिश नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीडी ट्यूब इज अटैच्ड टू इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब या जिसे आप चेस्ट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसे किस जगह पर अटैच किया जाता है? ओपन ड्रेनेज से,
क्लोज ड्रेनेज से, नेगेटिव सक्शन प्रेशर से या फिर वाटर सील चैम्बर से? आईसीडी ट्यूब के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसे आप इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब या चेस्ट ट्यूब के नाम से जानते हैं। यस, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आईसीडी ट्यूब को हम वाटर सील चैम्बर से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ lymph फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। अगर किसी क्लाइंट के प्लूरल स्पेस में लिम्फेटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो ये कंडीशन किस नाम से जानी जाती है? हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लूरल स्पेस है ये कहाँ पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ट्रैकिया है, ये बाइफरगेट हो जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर और ये आपके लंग्स हैं। अब आपके जो लंग्स होते हैं इनमें दो प्रकार की मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। लंग्स के जस्ट ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है ये इस प्रकार से रेड कलर से बना देते हैं और लंग्स के बाहर एक और लेयर पाई जाती है, इसे हम ग्रीन कलर से बना देते हैं। अब यहाँ पर सिंपली समझिएगा, जो हमने ग्रीन कलर से लेयर बनाई है इसे हम पेराइटल प्लूरा नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? पेराइटल प्लूरा। और यहाँ पर लंग्स के जस्ट ऊपर जो रेड कलर की लाइन बनाई थी, लाइनिंग बनाई थी, लेयर बनाई थी, इसे हम विसरल प्लूरा के नाम से जानते हैं। विसरल प्लूरा। अब इस रेड और ग्रीन लाइन के बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इसे ही हम प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। ये लाल और हरी लाइन के बीच में जो स्पेस आप देख रहे हैं इसे ही हम प्लूरल स्पेस के रूप में जानते हैं। क्या नाम देते हैं इसे? प्लूरल स्पेस या इसे प्लूरल कैविटी भी आप कह सकते हैं। अब इस प्लूरल स्पेस वाले एरिया के अंदर किसी वजह से लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। यहाँ पर मान लीजिए वॉयलेट कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लिम्फेटिक फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, तो आप इस कंडीशन को क्या नाम देंगे? यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज कॉल्ड काइलोथोरैक्स। प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना काइलोथोरैक्स नाम से जाना जाता है। और अगर इसी स्पेस के अंदर एयर इकट्ठी हो जाती तो ये चीज जो है न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानी जाती। अगर इसी कैविटी के अंदर एयर इकट्ठी हो जाती तो ये चीज न्यूमोथोरैक्स कहलाती। और इसी कैविटी के अंदर यदि ब्लड इकट्ठा हो जाता तो इसे हम हीमोथोरैक्स का नाम देते। होपफुली अब आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लूरल स्पेस, प्लूरल कैविटी से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client has been diagnosed with pernicious anemia. In planning care for the client, a nurse anticipates that the client will treated with. अगर किसी क्लाइंट को पर्नीशियस एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाए तो ट्रीटमेंट के लिए उसे कौन सा सब्सटेंस दिया जाएगा? थायमीन, आयरन, विटामिन बी 12 या फॉलिक एसिड? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विटामिन बी 12 is the important component that if shorten into the diet can cause pernicious anemia। अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 12 का सेवन नहीं कर रहा है या उसकी स्टमक द्वारा विटामिन बी 12 का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, तो इस कंडीशन में पर्नीशियस एनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है।
मोस्टली जो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट्स को फॉलो करते हैं, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है मोस्टली मीट और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन टू असेस पल्स इज। हमें किसी भी पेशेंट की पल्स को असेस करते समय कितने समय तक चेक करना चाहिए? 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉर फुल 1 मिनट। हमें किसी भी पेशेंट की पल्स के असेसमेंट को करते समय पूरा 1 मिनट तक पल्स काउंट करना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्किंग ऑफ ड्रेनेज ट्यूब विल क्रिएट। अगर किसी ड्रेनेज ट्यूब से मिल्किंग की जा रही हो तो इससे क्या क्रिएट होगा? नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, ऑक्लूड द ट्यूब या फिर इनमें से कोई नहीं? ड्रेनेज ट्यूब के बारे में आप सभी जानते हैं। शरीर की किसी हिस्से में यदि एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए एक ट्यूब लगाई जाती है, इसे ड्रेनेज ट्यूब कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई बॉडी पार्ट है, इस जगह पर एक कैविटी बनी है और यहाँ पर खूब सारा एबनॉर्मल फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। अब इस फ्लूइड को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक ट्यूब इंसर्ट कर देंगे, एक ट्यूब लगा देंगे। इस ट्यूब की वजह से अब यहाँ जो मौजूद लिक्विड है, फ्लूइड है, वो धीरे-धीरे करके बाहर हो जाएगा, यानी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन आप देख रहे थे, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। तो किसी भी जगह पर एब्नॉर्मल फ्लूइड के कलेक्शन को बाहर निकालने के लिए एक ट्यूब लगाई जाती है, जिसे हम ड्रेनेज ट्यूब का नाम देते हैं। इस ट्यूब को लगाने के बाद वहाँ मौजूद फ्लूइड धीरे-धीरे बॉडी से बाहर आ जाता है। जब ये ट्यूब लगाई जाती है और इससे फ्लूइड बाहर आने लगता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम मिल्किंग ऑफ ड्रेनेज ट्यूब का नाम देते हैं। जब ट्यूब से फ्लूइड बाहर आने लगता है तो इस प्रोसेस को हम मिल्किंग ऑफ ड्रेनेज ट्यूब का नाम देते हैं और इस समय यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इनमें से कौन सा जन्म के समय से ही होने वाला हार्ट डिजीज नहीं है? नॉट का ख्याल रखकर आंसर दीजिएगा। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस्चेमिक हार्ट डिजीज का मतलब होता है हार्ट तक ब्लड सप्लाई लेकर आने वाली ब्लड वेसल में किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है, जिसके कारण हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और हार्ट में सेल्स की डेथ होने लगती है विदाउट ऑक्सीजन। यही चीज इस्चेमिक हार्ट डिजीज है। ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज नहीं है। ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ये सभी कंजेनाइटल रूप से जन्मजात रूप से पाई जाने वाली हार्ट डिजीजेज हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास, आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।